ये मंजिल बहुत तन्हा है, बस मिलने की तलब है। कितना संघर्ष है, कितनी मेहनत है, बस जानता रब है। कोशिश भी बहुत है, भरोसा भी बहुत है। जब तक न मिलेगी मंजिल, न थकना, न सब्र है, न सब्र है। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम आप सभी को। आप लोग देख रहे हो दीपक लक्ष्य हब चैनल, जहां पर आपके लक्ष्य के सिवा कोई भी दूसरी बातें नहीं होंगी। मेरे प्यारे विद्यार्थियों और साथियों, आज का सेशन बहुत ही खास होने वाला है आपके लिए, जिसके मास्टर वीडियो में हम लेकर आए हैं हिंदी साहित्य का इतिहास से आदिकाल के 112 प्रश्नों का बहुत ही महत्वपूर्ण भंडारा। मेरी कोशिश है कि आदिकाल के अधिकतम पाठ्यक्रम को एक साथ लाकर आपको परोसा जाए, इसलिए दिल थाम कर कक्षा में बने रहिएगा। साथियों, ये वक्त भी अनजान था, खुद के अंजाम से लोगों की नाकामियों का इल्जाम लिए गुजर गया। अब आपको हर लड़ाई से कुछ न कुछ सीखना है और आगे बढ़ना होगा। बेजुबान न समझ किसी की खामोशी को, गहरा पानी कभी शोर नहीं करता है। खुद से दोस्ती कर लीजिए, फिर कभी अकेले नहीं रहोगे। परेशान करने दो इन परेशानियों को, एक दिन खुद परेशान हो जाएंगी ये। आपका हौसला देखकर निकले हैं वो लोग आज आपकी शख्सियत बिगाड़ने, जिनके किरदार खुद की मरम्मत की मांग कर रहे हैं। कठिन डगर पर चल, कहीं तू अपनी मंजिल को पाएगा। विद्यार्थियों, चलने का हुनर ही तुझे जीत दिलाएगा। फिर जुड़ जाइए हमारे चैनल से। पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाइए, जिससे आपको भी आने वाली कक्षाएं सबसे पहले आसानी से मिलती रहें। कक्षा को आप सभी लोग लाइक कमेंट कर शेयर कर दीजिए। कक्षा को पूरा वॉच करिएगा। धमाकेदार सेशन का पहला प्रश्न आपके सामने है, जिसमें आप सभी को दनादन उत्तर देने हैं। क्या है? किस ग्रंथ में राधा कृष्ण का अनूठा प्रेम दिखाया गया है? मृगावती, पदावली, पद्मावत, मधुमालती। आप सभी को अपना सही उत्तर देना है। तो विद्यार्थियों, यदि आपने अपना उत्तर चयन कर लिया है विकल्प बी पदावली, तो बिल्कुल राइट आंसर होगा, जिसको लिखा किसने है? आपके विद्यापति जी ने। और मृगावती कुतबन की रचना है, पद्मावत जायसी की रचना है, मधुमालती मंझन की रचना है। अगले क्रम में बढ़ेंगे हम सभी। आपका प्रश्न है, बीसल देव रासो की नायिका का नामो उल्लेख कीजिए। पद्मावती, राजमती, इंद्राणी, कमला। तो कौन है बीसल देव रासो की नायिका? अगर आप सभी ने अपना उत्तर चुना है विकल्प बी राजमती, तो बिल्कुल सही माना जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, चर्यापद के रचयिता हैं सरहपा, शबरपा, लुईपा, कुक्करिपा। तो कौन है चर्यापद के रचयिता? उनका नाम क्या है? यदि आपने अपना उत्तर दिया है विकल्प बी शबरपा, तो बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले क्रम में बढ़ेंगे हम। आपका अगला प्रश्न है, प्यो चित्तौड़ न आव्यो सावण पहली तेज, जो वे बाट विरहिणी खिण खिणियण वे खीज, संदेशो पिण साहिबा पाछो फिरियन देह, पंछी घाल्या पिंजरे छूटण रो संदेह। उक्त पंक्तियां किस रचना की हैं? करकंड चर्यु, खुमाड़ रासो, ढोला मारू रादुहा, पद्मावत। तो किसकी है ये पंक्तियां? आप सभी ने अपना उत्तर चुना है विकल्प बी खुमाड़ रासो, तो बिल्कुल राइट जवाब होगा। और इसको लिखा किसने है? तो वो हैं आपके दलपति विजय जी की ये जो है रचना है। आगे बढ़ेंगे। आपका प्रश्न है, जयचंद्र प्रकाश के रचनाकार हैं जगनिक, भट्ट केदार, श्रीधर, नरपति, नल। आपका समय शुरू होता है। तो आप सबने विद्यार्थियों यदि चुना है अपना उत्तर विकल्प बी भट्ट केदार, तो बिल्कुल
सही होगा। जयचंद्र प्रकाश भट्ट केदार जी की रचना है। अगले क्रम में बढ़ेंगे हम सभी। आपका प्रश्न है, सिद्धों और योगियों की रचनाओं के संदर्भ में ये कथन किसका है कि उनकी रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक सारणियों, अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं है, वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र हैं, अतः शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आ सकती हैं। रामचंद्र शुक्ल, धीरेन्द्र वर्मा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डॉक्टर नगेंद्र। क्या है सही जवाब, आपको चयनित करना है। तो ये जो है किसका कथन है, आप सभी ने चुना है अपना उत्तर। यदि विकल्प ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल तो बिल्कुल राइट आंसर माना जाएगा, जो कि सिद्धों और योगियों की रचनाओं के बारे में कहा गया है। आगे चलते हैं। आपका प्रश्न है, कुमारपाल प्रतिबोध किसकी रचना है? सोमप्रभ सूरी, हेमचंद्र सूरी, शारंगधर, मेरु तुंग। तो किसने लिखा है आप सभी को बताना है। आपने दिया है यदि अपना उत्तर विकल्प ए सोमप्रभ सूर तो बिल्कुल राइट आंसर होगा। कुमारपाल प्रतिबोध रचना इन्हीं की है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। संदेश राशक के लेखक कौन हैं? नरपति नाल्ह, अब्दुल रहमान, चंद बरदाई, जगनिक। क्या है सही उत्तर? तो आपने ये दे दिया है अपना उत्तर विकल्प बी अब्दुल रहमान, बिल्कुल राइट आंसर होगा। संदेश राशक को जो है संदेश काव्य भी कहा जाता है। फिर हम बढ़ते हैं आगे। आपका अगला प्रश्न है, विद्यापति की पदावली मैथिली हिंदी में रचित होने पर भी निम्नलिखित में से किससे प्रभावित है? बंगला, मराठी, बिहारी, उड़िया। तो आप सबने यह चुना है अपना उत्तर विकल्प ए तो बिल्कुल सही जवाब होगा, यानी कि विद्यापति की जो पदावली है मैथिली हिंदी में रचित होने पर भी क्या है, बंगला से प्रभावित रचना रही है। आगे बढ़ेंगे। आपका प्रश्न है, भला हुआ जो मारिया बहिणी हमारा कंतु, लज्जे जमतु वयम सियहु जय भग्या घरुयंतु। ये प्रसिद्ध पंक्तियां इनमें से किस कवि की हैं? शारंगधर, सोमप्रभ सूरी, कड़हपा, हेमचंद्र। आप लोग अपना उत्तर दीजिए। यदि आपने चुन लिया है विकल्प डी हेमचंद्र आपका राइट आंसर होगा। फिर जो है हम लोग बढ़ेंगे आगे। अगले क्रम में आपका प्रश्न है, आदिकाल को चारण काल इनमें से किस इतिहास लेखक ने कहा है? शिव सिंह सेंगर, मिश्र बंधु, राम कुमार वर्मा, डॉक्टर मोहन अवस्थी। तो किसने कहा है आदिकाल को चारण काल? यदि आप सभी ने अपना उत्तर दिया है विकल्प सी डॉक्टर राम कुमार वर्मा इज राइट आंसर होगा। हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अमीर खुसरो हिंदी साहित्य के किस काल से संबंधित कवि हैं? आधुनिक काल, रीतिकाल, आदिकाल, भक्तिकाल। तो किस काल से संबंधित हैं आपको बताना है। यदि आपने चुना है अपना उत्तर विकल्प सी यानी कि आदिकाल तो बिल्कुल सही जवाब है। अमीर खुसरो आदिकाल से संबंधित कवि हैं। फिर आपका अगला प्रश्न है, दान वाक्यावली के रचनाकार हैं? विद्यापति, भूषण, जयदेव, पद्माकर। आपका समय शुरू होता है। तो आप सभी ने यदि दिया है अपना उत्तर विकल्प ए विद्यापति तो बिल्कुल राइट आंसर माना जाएगा। दान वाक्यावली इन्हीं की रचना है। अगला आपका प्रश्न है, विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में न समझना चाहिए, यह इनमें से किसका कथन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, बच्चन सिंह। तो आपने अपने उत्तर के रूप में दिया है विकल्प बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल इज राइट आंसर होगा। शुक्ल जी क्या बताते हैं कि विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में न समझना चाहिए। फिर जो है आपका अगला प्रश्न है, आदिकाल के अंतर्गत सरहपा, लुईपा आदि कवि किस साहित्य से संबद्ध हैं? रासो साहित्य, जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य, लौकिक साहित्य।
तो आप सबका सही जवाब आ गया होगा। यदि आपने चुना है अपना उत्तर विकल्प सी, रासो साहित्य इज राइट आंसर। सरहपा, सबरपा, लुईपा, कड़हपा, डोमीपा, कुकरपा ये सभी लोग सिद्ध साहित्य के अंतर्गत आने वाले कवि हैं। अगला आपका प्रश्न है, निम्नलिखित काव्य धाराओं में से कौन सी काव्य धारा भक्ति काल के अंतर्गत नहीं आती है? राम भक्ति काव्य धारा, रासो काव्य धारा, ज्ञानाश्रयी काव्य धारा, कृष्ण भक्ति काव्य धारा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और बहुत ही सही जवाब आप सभी को देना है। तो आपने चुना है यदि अपना उत्तर विकल्प बी, रासो काव्य धारा जो है कोई भक्ति काल के अंतर्गत नहीं आती है। और भक्ति काल को जो है 4 काव्य धाराओं में विभाजित किया गया है। राम भक्ति काव्य धारा, ज्ञानाश्रयी काव्य धारा, कृष्ण काव्य धारा और क्या है, प्रेमाश्रयी काव्य धारा। आगे बढ़ेंगे। आपका अगला प्रश्न है, सिद्ध सामंत युग की कविताओं की सृष्टि आकाश में नहीं हुई, वे हमारे देश की ठोस धरती की उपज हैं। कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, मिश्र बंधु, राहुल सांकृत्यायन जी। आपका समय शुरू होता है। आप सबने यह चुना है अपना उत्तर विकल्प डी, राहुल सांकृत्यायन इज राइट आंसर। ये बताते हैं कि सिद्ध सामंत युग की कविताओं की सृष्टि आकाश में नहीं हुई, वे हमारे देश की ठोस धरती की उपज हैं। आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, क्या है? जिस साहित्य में केवल धार्मिक उपदेश हो उससे वो साहित्य निश्चित रूप से भिन्न है। जिसमें धर्म भावना प्रेरक शक्ति के रूप में काम कर रही हो। धार्मिक साहित्य होने मात्र से कोई रचना साहित्यिक कोट से अलग नहीं की जा सकती है। ये कथन किसका है? तो आगे जो है हम विकल्पों के ऊपर नज़र डालेंगे और देखते हैं सही जवाब क्या होगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, मिश्र बंधु, विनोद। तो ये जो है कथन विद्यार्थियों किसका है? यदि आपने चुना है विकल्प ए, हजारी प्रसाद द्विवेदी इज राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। आपका प्रश्न है, इस संबंध में इसके अतिरिक्त और कुछ कहने की जगह नहीं है कि यह पूरा ग्रंथ वास्तव में जाली है। पृथ्वीराज रासो विषय की यह स्थापना किसकी है? रामचंद्र शुक्ल, कविराज श्यामल दास, डॉक्टर बूलर, गौरी शंकर हीराचंद ओझा। तो सही जवाब आप देने के लिए तैयार हो। क्या है? यदि आप सभी ने चुना है अपना उत्तर विकल्प ए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल इज राइट आंसर। यानी शुक्ल जी क्या बताते हैं कि पृथ्वीराज रासो ये पूरा ग्रंथ क्या है, वास्तव में जाली माना गया है। फिर आपका प्रश्न है, इस ग्रंथ में श्रृंगार की ही प्रधानता है, वीर रस किंचित आभास मात्र है। रामचंद्र शुक्ल की ये मान्यता किस ग्रंथ के संदर्भ में है? पृथ्वीराज रासो, बीसलदेव रासो, खुमाण रासो, विजयपाल रासो। तो किस ग्रंथ के संदर्भ में ये बात है? अगर आपने उत्तर दिया है अपना विकल्प बी, बीसलदेव रासो, तो बिल्कुल सही जवाब है। बीसलदेव रासो के संदर्भ में शुक्ल जी कहते हैं कि इस ग्रंथ में श्रृंगार की ही प्रधानता है, वीर रस किंचित आभास मात्र है। आगे बढ़ेंगे अगले क्रम में। आपका प्रश्न है, वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र हैं, अतः शुद्ध साहित्य की कोट में नहीं आ सकती हैं। सिद्धों, नाथों और योगियों की रचनाओं के विषय में किसका मत है? जॉर्ज ग्रियर्सन, डॉक्टर नगेंद्र, रामचंद्र शुक्ल, मिश्र बंधु। आप सभी लोग अपना फटाफट उत्तर दीजिए। तो यदि उत्तर के रूप में आपने चुना है विकल्प सी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बिल्कुल सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं। आपका प्रश्न है, राउल वेल के विषय में कौन सा तथ्य सही नहीं है, आपको बताना है। तो इसका रचयिता रोड़ा नामक कवि है, सही है। ये मूलतः एक शिलांकित कृति है, सही है। या गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य है, सही है। तो आपने चुना है यदि उत्तर अपना विकल्प डी इज राइट आंसर। क्या है? यानी इसमें राउल नामक नायक का शौर्य वर्णन किया गया है, यही बात जो है सही नहीं है। आगे चलते हैं अगले क्रम में। आपका प्रश्न है, क्या है? इतिहासकारों द्वारा मान्य हिंदी का प्रथम कवि को सुसंगत आपको लगाना है। यानी कौन जो है किसको हिंदी का प्रथम कवि मानता है? तो शिव सिंह सेंगर सबसे पहले हैं,
ये जो है पुष्पदंत यानी पुष्य या पुण्य को पहला कवि मानते हैं। राम कुमार वर्मा स्वयंभू को पहला कवि मानते हैं। राहुल सांकृत्यायन सरहपा या सरपाद को हिंदी का पहला कवि मानते हैं। और डॉक्टर गणपत चंद्रगुप्त जी शालिभद्र को हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। हम लोग आगे कूट देखेंगे, उसी के अनुसार उत्तर देंगे। यहाँ तो आपका सही मिलान कर दिया गया है। तो जो विकल्प इसमें सही है विद्यार्थियों, वो कौन सा है? आपका डी राइट आंसर है। चलेंगे हम आगे। आपका प्रश्न है क्या है? कौन सा विकल्प इनमें से सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। श्रावकाचार्य जो है देवसेन जी की रचना है, सही है। नेमिनाथ राज सुमतिगण की रचना है, सही है। और भरतेश्वर बाहुबली राज शालिभद्र सूर की रचना है, सही है। अगर आपने चुना है अपना उत्तर विकल्प डी, यही क्या है? सही नहीं है। रेवंत गिरिराज जिनिधर्म सूर जी की रचना नहीं है। हम लोग चलते हैं आगे की ओर। आपका प्रश्न है सरहपा से संबंधित कौन सा तथ्य सही नहीं है? क्या नहीं सही है? वे सिद्ध साहित्य के प्रारंभकर्ता थे। दोहा कोश उनकी प्रसिद्ध रचना है। और उन्होंने जो है अंतर साधना पर जोर देते हुए पंडितों को फटकार लगाई, यानी 1, 2, 3 बात सही है। जो तथ्य सही नहीं है वो है आपका विकल्प सी, राइट आंसर अगर आपने दिया है। उनकी भाषा सर्वत्र सीधी सरल मानी जाती है। ये भाषा के बारे में जो बात हुई है क्या कि ये सर्वत्र सीधी सरल है, तो ये सीधी सरल नहीं है। आगे चलेंगे। अगले क्रम में आपका प्रश्न है शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित महापुरुष भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ है। हजारी प्रसाद द्विवेदी की यह उक्ति किसके विषय में है? सरहपा, गोरखनाथ, रामानंद, तुलसीदास। तो ये कथन जो है किसके विषय में है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। तो आपने यदि अपना उत्तर दिया है क्या विकल्प बी गोरखनाथ, तो सही जवाब आपका माना जाएगा। आगे बढ़ेंगे। फिर आपका प्रश्न है डॉक्टर दशरथ शर्मा आदि कुछ विद्वान पृथ्वीराज रासों के किस संस्करण को मूल रासों मानते हैं? बृहत्तम संस्करण 13,306 छंद, मध्य संस्करण 7,000 छंद, लघु संस्करण 3,500 छंद, सबसे छोटा संस्करण 1,300 छंद। तो डॉक्टर दशरथ शर्मा आदि इनके समूह के जो विद्वान पृथ्वीराज रासों के जिस संस्करण को मूल रासों मानते हैं वो कौन सा है? अगर आपने दिया है उत्तर अपना विकल्प डी, सबसे छोटा संस्करण 1,300 छंदों वाला जो है। फिर हम लोग बढ़ेंगे आगे। आपका प्रश्न है बीसल देव रासों के संपादनकर्ता इनमें से हैं? आचार्य शुक्ल तथा दशरथ शर्मा, दशरथ शर्मा एवं हजारी प्रसाद द्विवेदी, माता प्रसाद गुप्त एवं अगरचंद नाहटा, हजारी प्रसाद द्विवेदी एवं अगरचंद नाहटा। आपको सही उत्तर देना है। तो आपने यदि अपना उत्तर दिया है विकल्प सी, माता प्रसाद गुप्त और अगरचंद नाहटा ने बीसल देव रासों का संपादन किया है, तो बिल्कुल यही आपका सही जवाब होगा। फिर हम लोग बढ़ेंगे अगले क्रम में। आपका प्रश्न है आदिकालीन हिंदी कवि अमीर खुसरो विषय कौन सा तथ्य सही नहीं है, उसे आपको बताना है। उनकी पहेलियाँ और मुकरियाँ दो सुखने हिंदी साहित्य में प्रसिद्ध हैं, बिल्कुल सही है। उनकी रचनाओं में खड़ी बोली काव्य भाषा को बनने का प्रयास कर रही थी, सही है। उन्होंने जन जीवन के साथ घुल मिलकर काव्य रचना की है, सही है। जो गलत है वो है आपका राइट आंसर, यदि आपने दिया है विकल्प डी, उनका लक्ष्य जनता को धर्मोपदेश देना मात्र जो लगा है, यही गलत कर रहा है इस बात को, उत्तर को। हम चलते हैं अगले क्रम में। आपका प्रश्न है आचार्य शुक्ल के अनुसार किस रचना के आधार पर विद्यापति मैथिल कोकिल कहलाए हैं? पदावली, कीर्तिलता, कीर्ति पताका, लिखनावली। क्या होगा सही उत्तर? तो आपने यह चुना है अपना उत्तर विकल्प ए, पदावली, तो बिल्कुल सही होगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार पदावली के आधार पर विद्यापति मैथिल कोकिल कहे गए हैं। फिर आपका अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा विवरण सही नहीं है? सिद्धों की वाम मार्गी भोग साधना की प्रतिक्रिया में नाथपंथियों की हठयोग साधना प्रारंभ हुई, ये बात सत्य है। फिर क्या है? जैन साहित्य आचार रास फाग और चरित शैलियों में रचा गया है, सही है।
सिद्ध साहित्य में बौद्ध धर्म की वज्रयान उपशाखा से विकसित हुआ है, सही है। जो गलत है वो है आपका, यह चुना है विकल्प सी आपने, तो राइट आंसर होगा क्या, हिंदी प्रदेश के पूर्वी भाग में जैन साधुओं ने हिंदी कविताओं के माध्यम से जैन मत का प्रचार किया था। हम लोग चलते हैं अगले क्रम में, प्रश्न को देखेंगे। अपभ्रंश के कवियों को विस्मरण करना हमारे लिए हानि की वस्तु है। यही कवि हिंदी काव्यधारा के प्रथम सृष्टा थे। यह कथन किसका है? राहुल सांकृत्यायन, मिश्र बंधु, शिव सिंह सेंगर, हजारी प्रसाद द्विवेदी। सही जवाब आप सभी को देना है, तो आपने ये चुना है अपना उत्तर विकल्प ए राहुल सांकृत्यायन, तो बिल्कुल सही उत्तर होगा। फिर जो है अगले क्रम में आपका प्रश्न है, इस पुस्तक की भाषा को कवि ने स्वयं अवहट्ट कहा था। इसमें बीच बीच में मैथिली भाषा के प्रयोग आ गए हैं। भाषा के अध्ययन की दृष्टि से इस पुस्तक का महत्व ही है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का ये कथन किस रचना के संदर्भ में है? विद्यापत पदावली, कीर्ति पताका, कीर्तिलता, वर्ण रत्नाकर। तो क्या होगा सही उत्तर? यदि आपने दिया है विकल्प सी कीर्तिलता, तो बिल्कुल सही होगा। फिर हम लोग चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। साधारणतः सन ईस्वी की 10वीं से 14वीं शताब्दी के काल को हिंदी साहित्य का आदिकाल कहा जाता है। हिंदी के प्रारंभिक काल के विषय में ये कथन किस विद्वान का है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, डॉक्टर नगेंद्र। तो किसने कहा है? यदि आपने दिया है अपना उत्तर विकल्प ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, तो बिल्कुल राइट आंसर होगा। फिर आपका अगला प्रश्न है, चौपाई दोहे का सबसे पुराना प्रयोग शायद यही है। जो कुछ पुराना साहित्य उपलब्ध है उससे लगता है कि पूर्वी प्रदेश के बौद्ध सिद्धों ने ही इस शैली में लिखना शुरू किया था। सरहपा के विषय में ये कथन किसका है? राहुल सांकृत्यायन, राम कुमार वर्मा, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो चलिए बताइए अपना उत्तर कौन सा होगा। तो यदि आप सबने चुन लिया है उत्तर विकल्प डी हजारी प्रसाद द्विवेदी, बिल्कुल सही जवाब है। क्या बताते हैं कि चौपाई दोहे का सबसे पुराना प्रयोग शायद यही है। जो कुछ पुराना साहित्य उपलब्ध है उससे लगता है कि पूर्वी प्रदेश के बौद्ध सिद्धों ने ही इस शैली में लिखना प्रारंभ किया था। आपका अगला प्रश्न है, सुमेलित नहीं है उसे आपको बताना है। देखते हैं कौन सुमेलित इनमें से नहीं है। चंदन माला रास आसव कवि की रचना है, सही है। उक्त व्यक्ति प्रकरण दामोदर पंडित की रचना है, सही है। वर्ण रत्नाकर ज्योतिरीश्वर ठाकुर की रचना है, सही है। जो सुमेलित नहीं है यदि आपने चुना है अपना उत्तर विकल्प बी स्थूल भद्र रास विजय सेन सूर्य की रचना नहीं है। ये रचना है जिनिधर्म सूर्य जी की। फिर आगे बढ़ेंगे। आपका अगला प्रश्न है, कुवलय माला कथा के लेखक हैं सोमप्रभ सूर्य, उद्योतन सूर्य, धर्म सूर्य, मुनिजिन विजय। तो चलिए बताइए किसने लिखा है। तो आपने यदि उत्तर दिया है अपना विकल्प बी कुवलय माला कथा के लेखक कौन है? उद्योतन सूर्य, बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, पुष्य या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि किस आलोचक ने माना है? राहुल सांकृत्यायन, दशरथ ओझा, रामविलास शर्मा, शिव सिंह सेंगर। दीजिए अपना उत्तर। तो आपने दिया है विकल्प डी शिव सिंह सेंगर, तो बिल्कुल सही होगा। शिव सिंह सेंगर जी ने पुष्य या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि माना है। अगला आपका प्रश्न है, रत्नाकर जोपम कथा पुस्तक का संबंध किससे है? महायानी सिद्ध, वज्रयानी सिद्ध, नाथ और जैन। क्या है आपको बताना है। तो आपने दिया है यदि अपना उत्तर विकल्प बी रत्नाकर जोपम कथा पुस्तक का संबंध वज्रयानी सिद्धों से है, आपका सही जवाब होगा। फिर अगले क्रम में प्रश्न है, जेहाल मिसकी मुकुंत गालुफ दुराए नैना बनाए बतियां। इस प्रसिद्ध पंक्ति के रचनाकार हैं अमीर खुसरो, कबीरदास, रज्जब, मलिक मोहम्मद जायसी। सही उत्तर आप सभी को बताना है। तो आपने चुना है यदि अपना उत्तर विकल्प ए अमीर खुसरो की ये पंक्तियां हैं, बिल्कुल सही जवाब होगा। फिर अगले क्रम में आपका प्रश्न है, निर्भय भीम व्यायोग के लेखक हैं धनपाल,
राजशेखर, धर्मप्रभ सूर्य, रामचंद्र सूर्य। कौन है आप सभी को फटाफट बताना है। तो आपने अपना उत्तर यह दिया है विकल्प डी, रामचंद्र सूर्य, बिल्कुल राइट आंसर होगा। निर्भय भीम व्यायोग इन्हीं की रचना है। अगले क्रम में आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नाम सिद्ध परंपरा की योगिनी का नहीं बल्कि योगी का है। आपको बताना है। पुतलिपा, मणिभद्रपा, कनखलापा, लक्ष्मी करा। कौन जो है इनमें योगिनी नहीं है बल्कि योगी है। तो आपने दिया है अपना उत्तर यदि विकल्प ए, पुतलिपा तो बिल्कुल राइट आंसर होगा। मणिभद्रा, कनकलापा और लक्ष्मीकरा ये तीनों क्या हैं, योगिनी हैं। आगे बढ़ेंगे। आपका प्रश्न है, हिंदवी शब्द का प्रथम प्रयोग किस साहित्यकार ने किया है। रामचंद्र शुक्ल, इब्न बतूता, अबू सईद बदायूनी। तो उत्तर आप सभी को देना है। यदि चुना है विकल्प सी, अबू सईद, तो बिल्कुल राइट आंसर होगा। हिंदवी शब्द का प्रथम प्रयोग अबू सईद जी ने किया है। अगला प्रश्न है, कलचुर राजवंश की 7 नायिकाओं के नक्षिक वर्णन से संबंधित ग्रंथ कौन सा है। उक्त व्यक्ति प्रकरण, राउरवेल, कुवलयमाला कथा, वर्ण रत्नाकर। क्या होगा सही उत्तर। यदि आपने अपना उत्तर चुना है विकल्प बी, राउरवेल, बिल्कुल सही जवाब होगा। इसी ग्रंथ में कलचुर राजवंश की 7 नायिकाओं के नक्षिक का चित्रण किया गया है। आगे चलेंगे। आपका प्रश्न है, काम भाव और शरीर का सौंदर्य उनके यहाँ उत्सव के रूप में है। विद्यापति के संदर्भ में ये कथन किसका है। रामस्वरूप चतुर्वेदी, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर बच्चन सिंह, रामचंद्र शुक्ल। तो आपको सही उत्तर देना है। यदि आप सभी ने अपना उत्तर दिया है विकल्प ए, रामस्वरूप चतुर्वेदी इज राइट आंसर होगा। काम भाव और शरीर का सौंदर्य उनके वहाँ उत्सव के रूप में है, ऐसी बात विद्यापति के विषय में कहते हैं। अगला आपका प्रश्न है, अपभ्रंश में दोहा काव्य की परंपरा का आरंभ किस कवि ने किया है। हेमचंद्र, ज्वेंदु, धनपाल, सोमनाथ। सही आंसर का हमें इंतज़ार है। तो आप सभी ने यदि अपना उत्तर सेलेक्ट किया है विकल्प बी, ज्वेंद, तो बिल्कुल राइट आंसर होगा। अपभ्रंश में दोहा काव्य की परंपरा का आरंभ जो है ज्वेंद जी ने किया है। अगला आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस काव्यधारा में सहज भोग मार्ग से जीव को महासुख की ओर उन्मुख किया गया है। सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य, नाथ साहित्य, लौकिक साहित्य। क्या होगा सही जवाब। तो आप सबने यदि अपना उत्तर दिया है विकल्प ए, सिद्ध साहित्य, तो राइट आंसर होगा। सहज भोग मार्ग से जीव को महासुख की ओर इसी धारा में उन्मुख किया गया है। आगे चलेंगे। आपका प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार चंद बरदाई है, यानी क्या है चंद बरदाई, उसे आपको बताना है। तो चलिए हम देखते हैं। केवल कवित्व के रचयिता हैं, हिंदी के प्रथम महाकवि। केवल दूहा और तोमर के रचयिता हैं, व्याकरण में पारंगत। तो इसका सही उत्तर क्या होगा विद्यार्थियों, आप सभी को बताना है। 1 और 2, 2 और 3, 3 और 4, 2 और 4। तो यदि आपने अपना उत्तर दिया है क्या विकल्प डी, तो राइट आंसर होगा, यानी 2 और 4। क्या चंद बरदाई हिंदी के प्रथम महाकवि हैं, ये सही है। और व्याकरण में पारंगत थे, ये भी सही है। और केवल वाले विकल्प तो विद्यार्थियों हमेशा आपके गलत होते हैं। मात्र वाले, केवल वाले, किसी भी परीक्षा के एग्जाम में आप जाइए, अगर केवल और मात्र लगा है वो उत्तर आपका सही नहीं होगा। आगे बढ़ेंगे। अगले क्रम में आपके प्रश्न को देखेंगे। जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम क्या है, उसे हमें खोजना है। लुईपा, स्वयंभू, हेमचंद्र, पुष्पदंत। 1 2 3 4, 2 1 4 3, 3 2 1 4, 4 3 2 1। तो आप सबने यदि उत्तर चुना है अपना विकल्प बी इज राइट आंसर, अर्थात जो है स्वयंभू आएंगे, फिर लुईपा आएंगे,
उसके बाद पुष्पदंत आएंगे और उसके बाद में हेमचंद्र जी आएंगे, तब जाके आपका कूट बनेगा 4 3 2 1। फिर जो है हम आगे चलेंगे। अगले क्रम में आपका प्रश्न क्या है, अमीर खुसरो के बारे में सही तथ्य कौन से हैं वो आपको बताना है। चलिए हम देखते हैं कौन कौन से तथ्य हैं। उनका जन्म पटियाला में हुआ था, वे निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, वे ईरान और भारत के फारसी लिखने वाले चोटी के कवियों में से एक थे। उन्होंने कहा था मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, मुझसे कुछ पूछना है तो फारसी में पूछो, और आपको कूट के अनुसार उत्तर देना है। 1 और 2, 1 और 4, 2 और 3, 2 और 4। आपको बताना है इनमें से कौन सा सही है। तो आपने ये चुना है अपना उत्तर विकल्प सी, राइट आंसर 2 और 3। क्या है 2 में, वे निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, सही है। और 3 में क्या है, वे ईरान और भारत के फारसी में लिखने वाले चोटी के कवियों में थे, यानी दोनों बातें सत्य हैं अमीर खुसरो के बारे में। हम लोग आगे बढ़ेंगे। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन चंदनवाला रास के रचयिता हैं? जिन धर्मसूरी, सुमतिगण, मुनिजिन विजय, आशोक नामक कवि। तो चलिए आपको बताना है किसने लिखा है चंदनमाला रास। तो आपने चुना है यदि अपना उत्तर विकल्प डी, आशोक कवि, तो बिल्कुल राइट आंसर होगा। चंदनमाला रास जो है इन्होंने ही लिखा है। आपका अगला प्रश्न है, चंदबरदाई ने पृथ्वीराज रासों में निम्नलिखित में मुख्यतः किस छंद का प्रयोग किया है? अरिल, पद्धड़िया, कवित्त और सवैया। सही उत्तर आप सभी को देना है। तो आपने ये चुना है अपना उत्तर विकल्प सी इज राइट आंसर। चंदबरदाई ने पृथ्वीराज रासों में मुख्यतया जो है कवित्त छंद का प्रयोग किया है। फिर आपका अगला प्रश्न है, विद्यापति ने अपना कौन सा ग्रंथ मैथिली भाषा में लिखा है? पदावली, गंगा वाक्यावली, कीर्तिलता, मणिमंजरी। तो बताइए आप सभी अपना उत्तर। यदि चुने हैं विकल्प ए पदावली तो बिल्कुल राइट आंसर है। विद्यापति ने अपने ग्रंथ पदावली को मैथिली भाषा में लिखा था। अगला आपका प्रश्न है, पौमचर्यू में किसका चित्रण किया गया है? शिव, सीता, भरत, राम। तो पौमचर्यू में क्या है आपको बताना है विद्यार्थियों। यदि उत्तर आप सबने दिया है विकल्प डी, राइट आंसर होगा। पौमचर्यू में क्या है, भगवान राम का वर्णन मिलता है। फिर अगले क्रम में आपका प्रश्न है, अमीर खुसरो की पहेलियाँ और मुकरियाँ किस भाषा में हैं? खड़ी बोली में, उर्दू में, अवधी में, ब्रज में। फटाफट आप सभी अपना उत्तर दीजिए। तो यदि आपने चुना है उत्तर क्या चुना है बताइए आप सभी। विकल्प ए इज राइट आंसर, अर्थात खड़ी बोली में है अमीर खुसरो की पहेलियाँ और मुकरियाँ। आगे चलेंगे। आपका प्रश्न है, डिंगल भाषा का अर्थ क्या है? अवधी और ब्रज के योग से बनी भाषा, हरियाणवी मिश्रित राजस्थानी भाषा, अर्धमागधी, अपभ्रंश के योग से बनी शुद्ध राजस्थानी। तो यदि आप सभी ने विद्यार्थियों चुना है, आपने अपना उत्तर विकल्प डी इज राइट आंसर। डिंगल भाषा का अर्थ क्या है? अपभ्रंश के योग से बनी शुद्ध राजस्थानी। आगे चलेंगे। आपका प्रश्न है, अमीर खुसरो का जन्म स्थान कौन सा है? जयपुर, इटावा, एटा, बिहार। तो अमीर खुसरो का जन्म कहाँ होता है? यदि आपने दिया है अपना उत्तर विकल्प सी, एटा जिले के अंतर्गत, और ये कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। आपका अगला प्रश्न है, शुक्ल जी के अनुसार हमीर रासों के रचनाकार कौन हैं? रूपधर, जज्जल, विद्याधर, शारंगधर। तो आपने यदि अपना उत्तर दिया है विकल्प डी, शारंगधर इज राइट आंसर। शुक्ल जी क्या है? हमीर रासों के रचनाकार शारंगधर जी को मानते हैं। आपका अगला प्रश्न है, विद्यापति ने किस भाषा में काव्य रचना की है? राजस्थानी भाषा, प्राकृत भाषा, मैथिली भाषा, ब्रज भाषा।
तो आप सभी ने यदि अपना उत्तर दे दिया होगा सही रूप में विकल्प सी, तो राइट आंसर होगा विद्यापति ने जो है मैथिली भाषा में रचना की है। आपका अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो ने हिंदी के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया है? संस्कृत, हिंदवी, रेखता, हिंदुस्तानी। क्या होगा सही उत्तर? यदि आपने दिया है विकल्प बी इज राइट आंसर, अमीर खुसरो ने हिंदी के लिए हिंदवी शब्द का प्रयोग किया था। आगे हम लोग बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे, कीर्तिलता की भाषा क्या है? अवधी, मिश्रित अपभ्रंश, ब्रज, प्राकृत। तो इसका सही जवाब क्या होगा? यदि आपने दिया है उत्तर विकल्प बी, कीर्तिलता की भाषा क्या है? अपभ्रंश, मिश्रित। अगला आपका प्रश्न है, बालचंद बीजावे भाषा, दुह नहीं लग गए दूजन हासा, दुह नहीं लग गए दूजन हासा। विद्यापति की किस रचना की पंक्ति है? कीर्ति पताका, लिखनावली, भू परिक्रमा, कीर्तिलता। तो यदि आप सबने दिया है उत्तर अपना विकल्प डी, तो राइट आंसर होगा, यानी क्या है, ये जो है पंक्तियाँ कीर्तिलता रचना से ली गई हैं, और कीर्तिलता रचना ये किसकी है? विद्यापति जी की। फिर हम लोग जो है अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सी अमीर खुसरो की रचना नहीं है? पहेलियाँ तथा मुकरियाँ, पुरुष परीक्षा, दो सुखने, खालिक बारी। बताइए सभी लोग अपना उत्तर, कौन सी रचना अमीर खुसरो जी की नहीं है? तो यदि आपने अपना उत्तर दिया है विकल्प बी इज राइट आंसर, पुरुष परीक्षा, ये रचना जो है किसकी है? विद्यापति जी की। अगला आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन निर्गुण भक्ति धारा का नहीं है? रैदास, नानक, कबीर, विद्यापति। तो यदि आपने उत्तर दिया है विकल्प डी इज राइट आंसर, विद्यापति जो है निर्गुण भक्ति धारा के कवि नहीं हैं। आपका अगला प्रश्न है, ढोला मारूरा दूहा में ढोला के पिता का क्या नाम है? राजा जसवंत सिंह, राजा नल, राजा जय सिंह, राजा हरराज सिंह। तो आपका उत्तर आया है यदि विकल्प बी राजा नल, तो बिल्कुल राइट होगा। ढोला मारूरा दूहा रचना में ढोला के पिता का नाम क्या है? राजा नल। अगला प्रश्न है, गोरखनाथ का समय 11वीं शती है, ये मान्यता किस विद्वान की है? राहुल सांकृत्यायन, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल। तो आप सभी ने यदि अपना उत्तर दिया है विकल्प डी, तो राइट होगा। क्या? गोरखनाथ का समय 11वीं शताब्दी डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल जी ने माना है। अगले क्रम में आपका प्रश्न है, नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा से ही छट कर निकला है, ये कथन किसका है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा, राहुल सांकृत्यायन, शिव सिंह सेंगर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो आपका यदि उत्तर आ गया है विकल्प डी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, तो राइट आंसर होगा, नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा से ही छट कर निकला है, ये बात शुक्ल जी कहते हैं। अगला प्रश्न है, पिंगल मिश्रित भाषा की रचना है, उसे आपको बताना है। मुहड़ोत नैणसी रीख्यात, पृथ्वीराज रासो, अचलदास खींची की वचनिका, पाबू जीरा दूहा। तो आप सभी ने यदि अपना उत्तर दिया है विकल्प बी, तो राइट आंसर होगा, पिंगल मिश्रित भाषा की रचना कौन सी है? पृथ्वीराज रासो। और पृथ्वीराज रासो ये महाकाव्य है जिसको चंद वरदाई जी ने लिखा है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, क्या है? आदिकालीन हिंदी के संबंध में जो उपयुक्त नहीं है उसे आपको बताना है। क्या इनमें से उपयुक्त नहीं है? अड़ा ध्वनि का विकास सही है, ढा ध्वनि का विकास सही है, संयुक्त स्वर अ का प्रयोग ये भी सही है। फिर क्या है विद्यार्थियों जो उपयुक्त नहीं है? यदि आपने चुना है विकल्प ए, राइट आंसर होगा संयोगात्मकता की ओर झुकाव, अर्थात ये
नहीं रहा है। आगे चलेंगे। आपका प्रश्न है, कमान बान छुट्टही पार लागंत लोह इस धार, सारी धार घमसान धान सब वीर शेत घन श्रोण बहत यस रकत रेत। क्या है आगे? उक्त पंक्तियों में किसके मध्य होने वाले युद्ध का चित्रण किया गया है? चलिए हम देखते हैं इसमें किसका युद्ध दिखाया गया है। पृथ्वीराज की सेना शहाबुद्दीन गोरी की सेना, शहाबुद्दीन की सेना कुमोदमणि की सेना, पृथ्वीराज की सेना समुद्र शिखर की सेना, शहाबुद्दीन गौरी की सेना विजयपाल की सेना। तो किसका युद्ध है विद्यार्थियों? आप सब ने यदि अपना उत्तर चुना है विकल्प सी इज राइट आंसर, यानी जो ऊपर काव्य पंक्तियां दी गई हैं, घमासान युद्ध किसके बीच में हो रहा है? पृथ्वीराज की सेना और समुद्र शिखर के बीच में, यही आपका सही उत्तर होगा। फिर आपका अगला प्रश्न है, ये कहानी 16वीं शताब्दी के बाद लिखी हुई है और रासों में प्रक्षिप्त हुई है। पद्मावती समय के विषय में कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राहुल सांकृत्यायन, गणपति चंद्र गुप्त। तो बताना है आप सभी को अपना सही जवाब। आपने यह दिया है अपना उत्तर विकल्प बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, तो बिल्कुल सही होगा। द्विवेदी जी क्या बताते हैं कि ये कहानी 16वीं शताब्दी के बाद की लिखी हुई है और रासों में प्रक्षिप्त हुई है और पद्मावती समय के विषय में यह बात कही है। पद्मावती समय कहाँ से है? ये आपके पृथ्वीराज रासो महाकाव्य से। फिर आपका अगला प्रश्न है, तिब्बत के 84 सिद्धों की परंपरा कौन से सिद्ध से आरंभ हुई है? नारोपा, शबरीपा, सरहपा, लुइपा। तो आप सभी ने यदि अपना उत्तर दे दिया है, क्या दिया है? विकल्प डी, तो राइट आंसर होगा। यानी तिब्बत के 84 सिद्धों की परंपरा किससे प्रारंभ होती है? तो वो है लुइपा जी से। फिर हम आगे बढ़ेंगे। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन आदिकाल के अंतिम चरण के सुप्रसिद्ध कवि हैं? अमीर खुसरो, स्वयंभू, पुष्पदंत, अब्दुल रहमान। तो आपका उत्तर यदि आया है विकल्प ए अमीर खुसरो, तो बिल्कुल राइट होगा। आदिकाल के अंतिम चरण के कवि कौन है? अमीर खुसरो जी। आपका अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? श्रावकाचार, पृथ्वीराज रासो, पाहुड़ दोहा, भारतेश्वर बाहुबली रास। तो आप सब जानते हैं और बिल्कुल सही जवाब देंगे, ऐसी हमें उम्मीद है कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा ग्रंथ माना जाता है। तो आपने यदि उत्तर चुना है विकल्प बी पृथ्वीराज रासो, तो बिल्कुल सही जवाब होगा। यही है हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य। इसको लिखा किसने है? चंद्रवरदाई जी ने। फिर आपका अगला प्रश्न है, क्या है? सुमेलित करते हुए दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। अर्थात है क्या विद्यार्थियों, यहाँ पे कुछ ग्रंथ हैं और उनके रचनाकार हैं। तो चलिए, गोरखनाथ और उनका युग, ये रचना किसकी है? रांगे राघव जी की। और नाथ संप्रदाय, ये रचना किसकी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय किसकी है? पीताम्बर दत्त बड़थवाल जी की। और सिद्ध साहित्य किसकी है? धर्मवीर भारती जी की। तो विद्यार्थियों यहाँ पर हमने मिलान कर दिया है और इस कूट में जो है कोई भी विकल्प सही नहीं है, इसलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्रम में। आपके प्रश्न को देखते हैं। भारत मुनि ने अपभ्रंश को क्या नाम दिया है? लोक भाषा, जनभाषा, देश भाषा, अशुद्ध भाषा। तो आप सभी ने यदि अपना उत्तर चुना है विकल्प सी देश भाषा, बिल्कुल राइट आंसर होगा। आचार्य भरत मुनि ने अपभ्रंश को देश भाषा नाम दिया है। फिर अगला प्रश्न है, जन्म काल की दृष्टि से निम्नलिखित कवियों का सही क्रम इनमें से क्या होगा? जगनीक, खुसरो, श्रीधर, चंद्रवरदाई। खुसरो, श्रीधर, चंद्रवरदाई, जगनीक, चंद्रवरदाई, जगनीक, खुसरो, श्रीधर और श्रीधर,
खुसरो, चंदबरदाई, जगनिक। सही जवाब आप सभी को देना है। तो आप सभी ने यदि अपना उत्तर चुना है विकल्प सी तो बिल्कुल राइट होगा, यानी पहले चंदबरदाई का जन्म होता है, उसके बाद जगनिक का, उसके बाद खुसरो का, उसके बाद में श्रीधर जी का। हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे। इनमें से कौन सा ग्रंथ लौकिक चरित्र काव्य माना जाता है? भविष्यत कहा, योगसार, परमात्म प्रकाश, पाहुड़, दोहा। क्या होगा सही जवाब? तो विद्यार्थियों, यदि आप सबने अपना उत्तर चुना है विकल्प ए तो बिल्कुल राइट आंसर होगा, यानी लौकिक चरित्र काव्य जो है भविष्यत कहा को माना जाता है, और ये जो है धनपाल जी की रचना है। किसकी? धनपाल जी की। अगले क्रम में आपका प्रश्न है, नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक इनमें से कौन थे? गोरखनाथ, महानाथ, चरपटनाथ, नेमिनाथ। तो आप सब जानते हैं इसका उत्तर क्या होगा। आपने दिया है उत्तर अपना विकल्प ए गोरखनाथ, तो बिल्कुल राइट आंसर होगा। नाथ संप्रदाय का प्रवर्तक गुरु गोरखनाथ को ही माना जाता है। फिर आपका अगला प्रश्न है, महापुराण के रचनाकार कौन हैं? अब्दुल रहमान, पुष्पदंत, धनपाल, स्वयंभू। कौन है महापुराण के रचनाकार? तो आप सबने ये दिया है अपना उत्तर विकल्प बी, यानी महापुराण के रचनाकार कौन है? पुष्पदंत। तो बिल्कुल राइट आंसर आपका माना जाएगा। अगले क्रम में हम बढ़ते हैं। आपका प्रश्न है, इन सिद्धों एवं नाथों में सबसे पुराने कौन माने जाते हैं? सरहपा, मच्छंदरनाथ, कड़हपा, गुरु गोरखनाथ। तो इन सिद्धों एवं नाथों में कौन है सबसे पुराने, उसे आपको बताना है। यदि आपने अपना उत्तर चुना है विकल्प बी मच्छंदरनाथ, तो बिल्कुल सही जवाब आपका होगा। हम लोग बढ़ते हैं आगे। आपका प्रश्न है, बीसल देव रासो की नायिका का नाम क्या है? राजवती, रूपमती, मृणालवती, राजमती। तो आपने यदि अपना उत्तर दिया है विकल्प डी राजमती, तो बिल्कुल राइट आंसर होगा, यानी कि बीसल देव रासो की नायिका का नाम क्या है? राजमती। आपका अगला प्रश्न है, आदिकालीन रासो साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियों से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? क्या है देखते हैं हम लोग। युद्धों का सजीव वर्णन इस साहित्य की अन्यतम विशेषता है, यानी रासो साहित्य की ये विशेषता है। इसमें शौर्य और विलासिता का स्वाभाविक और जीवन चित्रण हुआ है, ये भी विशेषता है। श्रृंगार और वीर रस का एक साथ चित्रण इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है, ये भी सही है। जो कथन सही नहीं है आपने चुना है यदि उत्तर अपना विकल्प है, तो राइट आंसर होगा। यानी क्या है, इस साहित्य में राष्ट्र प्रेम का सुंदर चित्रण किया गया है, अर्थात राष्ट्र प्रेम का सुंदर चित्रण नहीं किया गया है, इसलिए ये है रासो साहित्य की विशेषता नहीं हो सकती है। हम लोग चलेंगे अगले क्रम में, प्रश्न को देखेंगे। अमावस कै घरे झिलमिल चंदा, पूनम के घरे सूर, नाद कै घरे व्यंद गरजे, बाजंत अनहद तूर। उपर्युक्त काव्यांश में अनहद नाद की स्थिति को व्यक्त करने वाले योगी संत का नाम क्या है? जयसी, गोरखनाथ, जलंधर, नामदेव। तो अनहद नाद की बात इनमें से किसने की है? तो आपने यदि उत्तर दिया है विकल्प बी गुरु गोरखनाथ, तो बिल्कुल राइट जवाब माना जाएगा। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न को देखेंगे। क्या है, भाषा की कसौटी पर यदि ग्रंथ को कसते हैं तो और भी निराश होना पड़ता है, क्योंकि वह बिल्कुल बेठिकाने है। उसमें व्याकरण आदि की कोई व्यवस्था नहीं है। आचार्य शुक्ल का ये कथन किस ग्रंथ के संदर्भ में है? आगे हम देखते हैं। पृथ्वीराज रासो, बीसल देव रासो, हमीर रासो, खुमाड़ रासो। तो ये बात जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी किसके बारे में कहते हैं? पृथ्वीराज रासो के बारे में। यदि आपने अपना उत्तर विकल्प ए दिया है तो बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला आपका प्रश्न है, सांकेतिक अर्थ रखने के कारण इनकी वाणियों की भाषा को संध्या भाषा कहा गया है। सिद्ध, नाथ, सूफी, कबीर।
बताइए आप सभी अपना सही जवाब दीजिए। तो आपने यदि अपना उत्तर दिया है विकल्प ए सिद्धों के बारे में, तो राइट आंसर होगा, यानी सांकेतिक अर्थ रखने के कारण इनकी वाणियों की भाषा को संध्या भाषा कहा गया है। किसकी? सिद्धों की वाणियों को। आगे चलेंगे। आपका अगला प्रश्न है, आदिकाल के किस कवि की भाषा हिंदी के वर्तमान रूप के सर्वाधिक निकट है? चंद बरदाई, अद्दहमाण, विद्यापति, अमीर खुसरो, मुल्ला दाऊद। तो आप सभी को सही जवाब सोच समझ के देना है। आप लोगों ने यदि अपना उत्तर चुना है विकल्प डी अमीर खुसरो, तो राइट आंसर होगा, अर्थात आदिकाल के कवि अमीर खुसरो की भाषा हिंदी के वर्तमान रूप के सर्वाधिक निकट है, क्योंकि अमीर खुसरो ने ही जो है कविता यानी काव्य में पहली बार खड़ी बोली का प्रयोग किए थे। फिर आपका प्रश्न है, पृथ्वीराज रासों में प्रमुख रस कौन सा है? वीर और श्रृंगार रस, श्रृंगार और भयानक रस, बीभत्स और श्रृंगार रस, रौद्र और श्रृंगार रस, वीर और शांत रस। तो आपने उत्तर दे दिया होगा, सही चुना है यदि विकल्प ए, तो राइट आंसर होगा पृथ्वीराज रासो महाकाव्य के प्रमुख रस कौन से हैं? वीर और श्रृंगार रस। अगला आपका प्रश्न है, राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है? चंद बरदाई, स्वयंभू, पुष्पदंत, सरहपाद, मुंज। क्या होगा सही जवाब आपका? आपने उत्तर यदि चुना है विकल्प डी, राइट आंसर होगा, राहुल सांकृत्यायन जी ने हिंदी का पहला कवि जो है सरहपाद जी को माना है। आपका अगला प्रश्न है, सिद्धों की वाणियों को हिंदी काव्यधारा के नाम से किसने संग्रहित किया है? महामहो उपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री, डॉक्टर शहीदुल्लाह, डॉक्टर प्रबोध चंद्र बनर्जी, डॉक्टर हरमन याकोवी, महापंडित राहुल सांकृत्यायन जी। तो आप सभी ने यदि अपना उत्तर चुना है विकल्प ई, तो राइट आंसर होगा, सिद्धों की वाणियों को हिंदी काव्यधारा के नाम से संग्रहित करने का काम महापंडित राहुल सांकृत्यायन जी ने किया है। अगला प्रश्न है आपका, आदिकाल के कवि सरहपाद की काव्य परंपरा में विकसित नाथ पंथ के हठयोग का पल्लवन आगे चलकर इनमें से किस कवि में हुआ है? जायसी, तुलसी, कबीर, देवसेन। तो आप सबका उत्तर आ गया होगा। यदि आपने दिया है उत्तर अपना विकल्प सी कबीरदास, तो राइट आंसर होगा, यानी कि आदिकाल के कवि सरहपाद की काव्य परंपरा में विकसित नाथ पंथ के हठयोग का पल्लवन अर्थात आगे विस्तार जो है कबीरदास जी में देखने को मिलता है। आपका अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के सिद्धांतों में देश की बदलती हुई परिस्थितियों ने जिन नवीन भावनाओं की सृष्टि की है, उन्हीं के परिणाम स्वरूप सिद्ध साहित्य की रूपरेखा तैयार हुई है। सिद्ध साहित्य के प्रादुर्भाव के विषय में यह कथन किसका है? राम कुमार वर्मा, धीरेन्द्र वर्मा, गणपति चंद्र गुप्त, मिश्र बंधु। सही उत्तर आप सभी को देना है सोच समझ करके। तो विद्यार्थियों, यदि आप सबने अपना उत्तर चुना है विकल्प ए डॉक्टर राम कुमार वर्मा, तो राइट आंसर होगा। क्या कहते हैं राम कुमार वर्मा जी? बौद्ध धर्म के सिद्धांतों में देश की बदलती हुई परिस्थितियों ने जिन नवीन भावनाओं की सृष्टि की है, उन्हीं के परिणाम स्वरूप सिद्ध साहित्य की रूपरेखा तैयार हुई है। आगे चलेंगे। आपका प्रश्न है, नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित पृथ्वीराज रासो के संस्करण को प्रामाणिक मानने वाले विद्वान इनमें से कौन हैं? रामचंद्र शुक्ल, कर्नल टाड, श्यामल दास, गौरी शंकर, हीराचंद ओझा। क्या होगा उत्तर? फटाफट आप सभी को बताना है। तो विद्यार्थियों, यदि आप सभी ने अपना उत्तर चुना है क्या विकल्प बी, तो राइट आंसर होगा, नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित पृथ्वीराज रासो के संस्करण को प्रामाणिक मानने वाले विद्वान कौन है? कर्नल टॉड जी। अगला आपका प्रश्न है, भरतेश्वर बाहुबली रास इनमें से किस काव्यधारा का ग्रंथ है? जैन साहित्य, रासो साहित्य, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य। सही उत्तर आप सभी को देना है
भरतेश्वर, बाहुबली, रास इनमें से किस काव्यधारा का ग्रंथ है? तो आपने चुना है अपना उत्तर यदि विकल्प है जैन साहित्य, तो बिल्कुल सही जवाब माना जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी रचना शिलांकित करती है? शिलांकित मतलब जो शिलाओं के ऊपर अंकित थी। वर्ण रत्नाकर, बसंत विलास, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, राहुल वेल। तो आप सब ने उत्तर अपना दे दिया होगा। शिलांकित कृति का नाम क्या है? अगर आपने चुना है अपना उत्तर विकल्प डी इज राइट आंसर, राहुल वेल। ये कैसी रचना है? शिलांकित कृति। और इसका रचनाकार कौन है? रोड़ा नामक कवि। अगला प्रश्न है आदिकालीन साहित्य से संबंधित इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, उसे आपको बताना है। दोहा आदिकालीन अपभ्रंश साहित्य का प्रमुख छंद है, ये बात सही है। चर्यापद एक प्रकार के गीत होते हैं जो सामान्यतः अनुष्ठान के समय गाए जाते हैं, ये भी सही है। फिर जो सही नहीं है वो कौन सा है आपका? यदि चुना है विकल्प बी इज राइट आंसर होगा। क्या दोहा कोशों और चर्या गीतों की भाषा शैली में कोई अंतर नहीं है? ये जो नहीं लगा है यही गड़बड़ कर रहा है, अर्थात दोहा कोशों और चर्या गीतों की शैली में अंतर पाया जाता है। फिर आपका अगला प्रश्न है रचना और रचनाकार की दृष्टि से इनमें से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है, उसे आपको बताना है। क्या है? पाहुड़ दोहा राम सिंह की रचना है, सही है। नेमिनाथ चर्यु हरिभद्र सूर की रचना है, ये भी सही है। भविष्यत कहा धनपाल की रचना है, ये भी क्या है? सही है। तो जो सुमेलित नहीं है आपने उत्तर दिया है विकल्प इज राइट आंसर, प्रबंध चिंतामणि जो है विनय चंद्र सूर जी की रचना नहीं है। प्रबंध चिंतामणि रचना ये जो है मेरतुंग आचार्य जी की है। फिर आपका अगला प्रश्न है जसहर चरित्र के लेखक इनमें से कौन है, आपको बताना है। स्वयंभू, पुष्पदंत, धनपाल, अब्दुल रहमान। आपका समय शुरू होता है। तो आप सबने यदि अपना उत्तर दिया है विकल्प बी इज राइट आंसर, जसहर चरित्र के लेखक कौन है? पुष्प दंत जी। इसको जसहर चर्यु भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है दब्ब सहाव पयास नामक अपभ्रंश में लिखित ग्रंथ की रचना किसने की है? आसग कवि, शालिभद्र सूरि, देवसेन, जिनधर्म सूर्य। क्या है सही जवाब? आपका समय शुरू होता है। तो आप सबने यदि अपना उत्तर दिया है विकल्प सी इज राइट आंसर होगा। दब्ब सहाव पयास ये अपभ्रंश ग्रंथ किसका है? आचार्य देवसेन जी का। आपका अगला प्रश्न है संदेश रासक किस प्रकार का काव्य है? किस प्रकार का है? प्रबंध काव्य, खंड काव्य, महाकाव्य, मुक्तक काव्य। तो आपने यदि अपना उत्तर दिया है विकल्प बी खंड काव्य, तो सही होगा। यानी क्या है? संदेश रासक ये अब्दुल रहमान की रचना है और ये खंड काव्य के अंतर्गत आती है। इसको जो है संदेश काव्य भी कहा जाता है। आपका अगला प्रश्न है आलवार संतों की संख्या कितनी मानी गई है? 20, 12, 10, 8। तो कितने हैं विद्यार्थियों आलवार संत? यदि आप सबका उत्तर आया है विकल्प बी 12, तो बिल्कुल राइट आंसर होगा। आलवार संतों की संख्या जो है 12 मानी गई है। अगला आपका प्रश्न है कैमास वध किस ग्रंथ की प्रमुख घटना है? बीसल देव रासो, परमाल रासो, पृथ्वीराज रासो, खुमाण रासो। क्या होगा उत्तर आपका? तो आपने यह दिया है विकल्प सी इज राइट आंसर, कैमास वध ये है किस ग्रंथ की घटना है? अर्थात पृथ्वीराज रासो में इसका जिक्र होता है। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगले क्रम में आपका प्रश्न है अपभ्रंश भाषा में लिखित रामचरित्र इनमें से कौन सा है? रामायण, रामचंद्रिका, पौमचर्यु, महापुराण आदि। कौन सा है अपभ्रंश भाषा में लिखा गया इनमें से रामचरित्र का ग्रंथ? तो आपने यदि अपना उत्तर चुना है विकल्प सी इज राइट आंसर, यानी अपभ्रंश भाषा में लिखा गया जो रामचरित्र है उसका नाम क्या है? पौमचर्यु। आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है पृथ्वीराज रासो की भाषा किस प्रकार की है? डिंगल, पिंगल, अपभ्रंश, अवधि। क्या होगा उत्तर आपका?
ये दिया है आप सब ने विकल्प ए डिंगल, तो सही माना जाएगा। पृथ्वीराज रासो की भाषा कैसी है? डिंगल भाषा। और डिंगल भाषा विद्यार्थियों उसी जगह पाई जाती है जहाँ पर वीर रस के कठोर शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अगला आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त हिंदी की रचना मानी जाती है? राउल वेल, अमीर रासो, बीसल देव रासो, भरतेश्वर बाहुबली रास। सही उत्तर आप सभी को देना है। यदि आपने चुना है अपना उत्तर विकल्प सी तो राइट आंसर होगा, यानी इनमें से जो रचना अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त हिंदी की रचना मानी जाती है उसका नाम क्या है? बीसल देव रासो। आपका अगला प्रश्न है, पंडिय साल सत्त बखाणी देहई बुद्ध बसंत न जाणई, यानी यह किसकी काव्य पंक्ति है? हम आगे विकल्पों को देखते हैं। विद्यापति, मुंज, पुष्य और सरहपाद। तो ये किसकी काव्य पंक्ति है? यदि आप सभी ने अपना उत्तर चुना है क्या विकल्प डी सरहपाद, तो जो है बिल्कुल राइट आंसर आपका माना जाएगा। अगले क्रम में आपका प्रश्न है, आल्हा उदल नामक दो वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाइयों का वर्णन निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में किया गया है? कुमान रासो, परमाल रासो, बीसल देव रासो, पृथ्वीराज रासो। क्या होगा सही जवाब इसका? तो आप सबने यदि अपना उत्तर चुना है विकल्प बीज राइट आंसर परमाल रासो, यानी परमाल रासो को आलखंड के नाम से भी जाना जाता है। और इसी ग्रंथ में क्या है? आल्हा और ऊदल नामक दो वीर सरदारों की लड़ाइयों का चित्रण वीरतापूर्ण ढंग से किया गया है। और इसको लिखा किसने है? जगनिक जी ने। आपका अगला प्रश्न है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अपने इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास में हिंदी का पहला कवि किसे माना है? विद्यापति, अमीर खुसरो, सरहपा, स्वयंभू। फटाफट आप सभी को अपना सही उत्तर देना है। तो आप सब ने यह चुना है अपना उत्तर विकल्प डी इज राइट आंसर, अर्थात डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने अपने इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास में हिंदी का पहला कवि किसको माना है? स्वयंभू जी को। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। आपका अगला प्रश्न है, नाथ साहित्य का आरंभकर्ता किसे माना जाता है? नेमिनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ, आदिनाथ। कौन है नाथ साहित्य का आरंभकर्ता? तो आपने यदि अपना उत्तर चुना है विकल्प सी तो राइट आंसर होगा। नाथ साहित्य का आरंभकर्ता गुरु गोरखनाथ को माना जाता है। फिर आपका अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना गया है? कामायनी, पृथ्वीराज रासो, खुमान रासो, बीसल देव रासो। तो इसका उत्तर आप सभी को बहुत ही अच्छी तरीके से पता है। यदि आपने अपना उत्तर दिया है विकल्प बी पृथ्वीराज रासो तो बिल्कुल सही जवाब होगा, यानी हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? पृथ्वीराज रासो को। और इसको लिखा किसने है? तो वो हैं आपके चंद बरदाई जी। कौन है? चंद बरदाई जी। फिर हम अगला प्रश्न देखेंगे, क्या है? प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्त वृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। यह कथन किसका है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, महात्मा गांधी। आगे के विकल्पों को हम देखते हैं, क्या है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी और आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्त वृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। यदि आप सबने अपना उत्तर चुन लिया है विकल्प डी इज राइट आंसर, अर्थात ये कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत ये बात कहते हैं और उनके हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रकाशन 1929 ईस्वी में हुआ है। तो आज की कक्षा को विद्यार्थियों हम यहीं पर समाप्त करेंगे, जिसमें आप सभी ने बहुत ही महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य का इतिहास के अंतर्गत आदिकाल की महामैराथन प्रश्नों की श्रृंखला को देखा जाना समझा। मैं आशा करूंगा कि ये सत्र आपको जरूर पसंद आएगा और ये बहुत सारे प्रश्न आपकी अनेक परीक्षाओं में काम आएंगे। कक्षा को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने साथी मित्रों में शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा
अपने दोस्त साथी मित्रों को हमारे चैनल से जोड़ते रहिए। यही आपका प्यार होता हमारे लिए जो ऊर्जा बनता है, और हम लगातार आपके लिए मेहनत करके कक्षाएं दे रहे हैं। आप सभी को मिलेंगे हम पुनः अगली कक्षा में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, शुभ रात्रि सभी को।